सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, आज हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 में उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति या आर्यों की संस्कृति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो अगर उत्तर वैदिक काल की समय काल या टाइम पीरियड के बारे में देखा जाए तो इसको जो है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वह होता है कि अभी आज ऋग वैदिक काल में पंजाब और सिंध के आसपास के क्षेत्रों में ही अपनी संस्कृति का विस्तार कर रहे थे। वहां पर उन्होंने लगभग 500 वर्ष तक अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया। उसके बाद आर्य अब पूरब की ओर बढ़े। अब पूरब की ओर बढ़ते हुए आर्यों ने जो है पश्चिमी अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर के और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक अपनी संस्कृति का विस्तार किया और आगे बढ़ते हुए ये लोग जो है बिहार में गंडक नदी तक पहुंच गए। इसके संदर्भ में इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है कि आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार अग्नि के माध्यम से पूरब की ओर किया। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार अग्नि के माध्यम से किया। इसका उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है, इसको नोट करना पड़ेगा कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार अग्नि के माध्यम से पूर्व की ओर किया। ये पॉइंट मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार पूरब की ओर किया और संपूर्ण मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में फैल करके इन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार किया और चारों दिशाओं में इन्होंने अपने बड़े बड़े राज्य स्थापित कर लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो ये था कि आर्यों के जीवन में अब अस्थायित्व है। ऋग वैदिक काल में आपने देखा था कि आर्य घुमंतु जीवन शैली विश्वास करते थे, उनके जीवन में अस्थायित्व नहीं था, वे अपने पशुओं को लेकर के स्थान परिवर्तन करते रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इनके जीवन में अस्थायित्व आया। ये अब अस्थायी निवास बना करके रहना प्रारंभ किए और जहां पर बसे, जहां पर ये लोग ठहरे, वहीं पर इन्होंने जंगल भूमि को साफ करके उसे कृषि योग्य बनाया और कृषि कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। हालांकि ऋग वैदिक काल के उत्तरार्ध में आर्यों ने आंशिक रूप से कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य में व्यापकता आई। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों के जीवन में किस प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ये जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिद्धांत बेस्ड है। जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो आर्यों के जीवन में अस्थायित्व आया और इसके पीछे की जो वजह थी वो क्या थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया उसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि अब लोहे की खोज हो गई। 11वीं सदी में 11वीं बीसी के आसपास आर्यों ने लोहे की खोज कर ली। जब लोहे की खोज हो गई तो आर्यों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसके पीछे की जो वजह थी कि अब आर्य
इन लोहे का उपयोग अब किस उपकरण बनाने में करना शुरू कर दिए। जब इन्होंने लोहे के किस उपकरण बनाए, तो इन्होंने भूमि की गहरी खुदाई की। जब गहरी खुदाई की तो इनका उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ गया तो एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन ऋग वैदिक काल में आपको दिखाई पड़ता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, वे जिन क्षेत्रों में आकर के या गंगा घाटी क्षेत्र में आकर के जहां पर बसे हुए थे, वहां पर उन्हें किस नाम से जाना जाता था। एक बात हम आपको बता दें कि संपूर्ण गंगा घाटी क्षेत्र में आर्यों ने आकर के जब अस्थायी रूप से अपना निवास बना लिया और ये चारों दिशाओं में फैल गए, तो दिशाओं के अनुसार इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा के शासक को किस नाम से जाना जाता था, या पश्चिम दिशा के शासक को किस नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण दिशा के शासक को किस नाम से जाना जाता था। इसको एक छोटा सा मैं फिगर बनाता हूं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, ये जब गंगा घाटी क्षेत्र में फैल करके अपनी संस्कृति का विस्तार किए और अस्थायी रूप से निवास करने लगे, तो इन्होंने किस प्रकार की उपाधियां धारण की। तो इसको आप ऐसे फिगर के माध्यम समझ सकते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इसका सेंट्रल पार्ट केंद्रीय भाग है। तो यहाँ पर जो उत्तर दिशा का शासक होता था, इसकी उपाधि होती थी विराट। दक्षिण दिशा के शासक को भोज कहते थे। पूर्व दिशा के शासक को सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम दिशा के शासक को स्वराट की उपाधि मिली हुई थी। और जो केंद्रीय शासक था, इसे राजा कहते थे। और ऐसा शासक जिसके राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हो, उस राजा की जो उपाधि होती थी, उसे बोलते थे एक राट। उसकी उपाधि होती थी एक राट। आपने चक्रवर्ती शब्द नाम सुना होगा कि चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ, चक्रवर्ती राजा भगवान राम, इस तरीके से। तो ये जो चक्रवर्ती शब्द है, उसी को यहाँ पे जो है एक राट के रूप में जो है मेंशन किया गया है। चक्रवर्ती या एक, चूंकि आपके किताबों में, इतिहास किताबों में चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, यहाँ पे एक राट शब्द का प्रयोग मिलता है। तो एक राट का जो अर्थ निकलेगा कि ऐसा देश या ऐसा शासक जिसके राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ हो, वह जो है एक राट की उपाधि धारण करता था। अब जब उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार लगभग संपूर्ण आर्यावर्त में कर लिया, तो उनकी अपनी जो सांस्कृतिक विशेषता थी, वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां थी। अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें क्या चीजें जो है देखने को मिलती थी, या ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों के कारण यहाँ पर कौन से परिवर्तन आपको हमें दिखाई पड़ते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले ऋग वैदिक काल में आपने देखा था, तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की एक छोटी सी इकाई के रूप में हम लोगों ने देखा था कि परिवार, परिवार के बाद गांव, गांव के बाद विश्व के बाद जन हुआ करता था। अब वही जो जन थे, वो जो जन थे जो अभी घुमक्कड़ जीवन शैली में, यायावरी या जो है घुमंतु जीवन शैली में विश्वास करते थे, अब वही जन लोग अस्थायी रूप से बस गए, निवास करने लगे। तो अब जो जन था, जो जनपति हो, जन का जो मुखिया होता था जनपति होता था, इस पर हमने चर्चा किया था। अब वही जनपति जो है विभिन्न प्रकार की अलग अलग उपाधियों से दिशा के अनुसार, पूर्व में बसा तो कुछ, पश्चिम में कुछ, या इसके पहले मैंने आपको सब बता दिया कि दिशा के अनुसार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली। तो अब उपाधियां धारण कर लेते, उनकी भी अपनी सांस्कृतिक विशेषता होगी, उनका अपना राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उनका एक सामाजिक सोशल सिस्टम होगा, उनका इकोनॉमिकल सिस्टम होगा, उनका रिलीजियस सिस्टम होगा। तो हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखा जाए तो सर्वे सर्वा जो होता था, वो विराट, सम्राट, भोज, राजा,
ठीक है, एक राज जो भी थे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी लगभग कॉमन दिखाई पड़ती है। तो इसमें सर्वोच्च जो भी हो उसको हम शासक का नाम देते हैं, कि जो सर्वे सर्वा होता था वो शासक होता था, और इसके अधीन से कार्य करने वाले जो पदाधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको कहा था रत्नी। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में रत्नी शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है। एक क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। अब कोई भी एग्जाम, ये चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी कंडक्ट कराए या स्टेट कमीशन के हो या एसएससी लेवल पे, लगभग एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर जगह पूछा आता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रत्नी शब्द का प्रयोग जो किसके लिए किया गया है, तो रत्नी जो थे वो ऑफिसर्स थे, मतलब राजा को सहयोग करने वाले जो पदाधिकारी होते थे उनको उत्तर वैदिक काल में रत्नी कहता था। और उसमें जो पहला रत्नी होता था उसको कहते थे पुरोहित, महत्वपूर्ण था। दूसरा जो होता था, पुरोहित के नीचे का जो प्रमुख रत्नी होता था उसे बोलते थे सेनापति। तीसरा जो रत्नी होता था उसे कहते थे राजकुमार। और चौथा जो होता था वो प्रमुख रानी हुआ करती थी। क्योंकि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में राजा एक से अधिक विवाह कर लेता था, लेकिन उनमें जो प्रमुख रानी होती थी उसे जो है एक पद दिया जाता था। इस प्रकार से ये चार पदाधिकारी और एक पांचवा पदाधिकारी होता था, इसे कहते थे भागदूत। ये जो था वह राजस्व का संग्रह करता था, राजस्व संग्रह करने अधिकारी को भागदूत कहता था। जो पुरोहित होता था वह राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, से कहते थे प्रमुख सलाहकार। जो सेना होता था वह सेना का अध्यक्ष होता था, मतलब सेना का गठन करता था। राजकुमार होता था, यह उत्तराधिकारी के रूप में इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी कि राजा के बाद इसकी यही उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसको जो है राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी जाननी चाहिए, तो उसको इस तरीके से राज्यसभा में उसको स्थान मिलता था। और जो प्रमुख रानी होती थी उसको भी जो है राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता था। और उसके बाद भागदूत जो होता था वो कर संग्रह करता था, कर संग्रह कर्ता के रूप में था, मतलब राजस्व कलेक्ट करता था। इस तरीके से वहां की राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में इन अधीनस्थ या रत्नियों की सहायता से या अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से राजा राजस्व का कलेक्शन करता था, और जो राजस्व उसे प्राप्त होता था उसकी सहायता से वह अपने प्रजा की सेवा के लिए कार्य करता था। जैसे सेना का गठन करना राज्य की सुरक्षा के लिए होता था, और आगे के उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को उसको एक तरीके से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नियुक्त किया जाता था कि इस राजा के बाद अगला राजा कौन होगा, तो राजा का जो बड़ा पुत्र होता था उसको उसमें सम्मिलित किया जाता था, उसको रत्नी के रूप में उसकी भूमिका होती थी। जो प्रमुख रानी हुआ करती थी वह कहीं न कहीं एक भूमिका उसकी हुआ करती थी। और एक और मिलता है जिसे कहते हैं, वो होता था राजा का जो रथ चलाने होता था, सूत उसे कहते थे। सूत एक पदाधिकारी था राजा का रथ चलाने वाला, राजा का रथ चलाने वाला। जैसे राजा रथ से चलते थे, रथ को चलाता था, तो उसे आप जो है इस श्रेणी में रखते थे। इस तरीके से इन पदाधिकारियों की सहायता से उत्तर वैदिक काल में वो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करता था। यह वहां की राजनीतिक व्यवस्था थी। अब राजनीतिक व्यवस्था के बाद वहां की सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम, अब देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो हुआ जात व्यवस्था का उद्भव। ये क्वेश्चन बनता है कि जात व्यवस्था का उद्भव कब हुआ, तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल।
ठीक है, कास्टिज्म यहां से आया, मतलब जाति व्यवस्था यहां से प्रारंभ हुई। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का उद्भव होता है। इसके पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, उस पर हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब जब जाति व्यवस्था हो गई तो समाज स्पष्ट रूप से 4 जातियों में विभाजित हो गया और उनके बीच विभाजक रेखा खींच दी गई। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि अब जाति व्यवस्था का उद्भव हो गया। जाति व्यवस्था के उद्भव के बाद समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से 4 जातियों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया, जिसे कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में भी आपने ये नाम सुना था, लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में वर्ण थे, अब यहाँ पे जाति हो गए। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में इसमें अंतर क्या रहा? ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म के आधार पर निर्धारित होता था। जो आदमी जिस प्रकार का कर्म करता था वह उस वर्ण का हो जाता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार जन्म हो गया, अर्थात ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेने वाला क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ जन्म लेने वाला वैश्य और शूद्र के यहाँ जन्म लेने वाला शूद्र कहलाने लगा। तो ये एक और क्रांतिकारी परिवर्तन आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब जब ये व्यवस्थाएं समाज में स्थापित हो गई, कास्टिज्म समाज में आ गया, तो समाज में ऊंच नीच की भावना का उद्भव हुआ। यहाँ पर ऊंच नीच की भावना का उद्भव हुआ। लोगों के मन में कहीं न कहीं एक जो है मतलब समाज में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी और उसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों के मन में एक मतलब इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह मध्यम है। इस भावना से लोग ग्रसित होने लगे और इसके आगे दुर्गामी जो परिणाम हुए वह बहुत ही खतरनाक हुए। परिणाम में हुआ कि समाज जो है मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते आंदोलित हो गया और उसके संदर्भ में फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़े पैमाने पर सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ था, जिसको हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया जाति व्यवस्था का। उसके साथ साथ अन्य जो समाज के जो क्रियाकलाप थे, जैसे विवाह, यहाँ पर विवाह, लड़कियों के विवाह की उम्र कम कर दी गई, अंतर जाति विवाह निषिद्ध कर दिए गए। जो जिस जात में जन्म ले रहा है उसी जात में अपना विवाह कर सकता था, ठीक है। उसके साथ साथ अब खान पान में थोड़ा सा चूंकि कृषि का उत्पादन हुआ तो खान पान में परिवर्तन हुआ। लोग जो है अभी जो कंदमूल फल खाते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अब वे लोग जो है अनाज का सेवन करने लगे। आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो जौ था। एक क्वेश्चन आता है कि आर्यों का प्रमुख जो खाद्य पदार्थ था वो क्या था? जौ था। जौ के साथ साथ ये लोग चना, सरसों, मटर, रागी, कोदरो इन फसलों का भी उत्पादन करते थे। अगर यह आ जाए कि उत्तर वैदिक काल में लोग किन किन फसलों का उत्पादन करते थे तो उसमें मैं आपको लिख दे रहा हूं, जैसे जौ, चना, सरसों, रागी, कोदरो, ठीक है, ज्वार, बाजरा। इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल की जो संहिताएं हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उसमें मिलता है। लेकिन प्रमुख अगर खाद्य पदार्थ की बात किया जाए तो जो प्रमुख खाद्य पदार्थ था वो जौ था। इस तरीके से इसके साथ साथ चूंकि पशुपालन लोग करते ही थे तो दूध, घी, दही का सेवन करते थे और याज्ञिक वगैरह जो अनुष्ठान होते थे तो उस अनुष्ठान के समय वे लोग जो है बलि चढ़ाते थे। बलि में कुछ पशुओं की बलि जाती थी तो लोग मांसाहार भी करते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में मांसाहार में थोड़ा सा कमी आई थी। उसके पीछे की जो वजह है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर हम थोड़ा सा आपको संकेत दे देते हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जब कृषि व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, कृषि कार्य जो है पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर थी, तो पशुओं को यहाँ पर संरक्षण दिया जाने लगा। क्योंकि अगर पशुओं की बलि दी जाएगी तो कृषि प्रभावित हो, जब कृषि प्रभावित होगी
तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। इसलिए यहाँ से अब जो है पशुओं को संरक्षण मिलने लगा और लोग मांसाहार का प्रयोग कम करना शुरू कर दिए थे। तो ये उनके खाद्य पदार्थ के बारे में हो गया कि वे लोग इन फसलों का उत्पादन करते थे, इनका जो है लोग सेवन भी करते रहेंगे। उसके साथ साथ बाकी जो प्रक्रियाएं थी लगभग उसी प्रकार की थी जैसे ऋग्वैदिक काल में थी। जैसे मनोरंजन के रूप में तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे मनोरंजन के रूप में वही रथ दौड़, आखेट खेलना, ठीक है, जंगलों में जाकर के जंगली पशुओं का शिकार करना, और वो लोग पासा भी खेलते थे। कुछ वाद्य यंत्रों का, कुछ जो है बजाने वाले, कुछ जो है मतलब जो है यंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल के संहिता में मिलता है। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वे मनोरंजन भी करते थे, उनके मनोरंजन के अपने तमाम साधन हुआ करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ अब उनका जो है विवाह हो गया, विवाह के साथ साथ उनका जो है खान पान हो गया, मनोरंजन हो गया, शादी विवाह की चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। जो प्रमुख परिवर्तन हुआ था वो आपको मैं मेंशन कर देता हूं कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आई। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग कोड करिएगा। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सबसे सुपर पोजीशन में थी, उत्तर वैदिक काल में उसकी सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आई, और उत्तरोत्तर आगे चल करके स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती चली गई। लेकिन अभी भी स्त्रियों को समाज में राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए थे। अब सामाजिक व्यवस्था के बाद यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वह किस पर निर्भर थी। तो इसको आर्थिक व्यवस्था की चर्चा थोड़ा करते हैं। आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिकल सिस्टम। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो कृषि, पशुपालन एवं व्यापार, ये तीनों हो गया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो आधार था, आर्य लोग कृषि कार्य करना शुरू कर दिए, पशुपालन करते ही थे, और इसके साथ साथ कृषि कार्य शुरू किए, अधिशेष उनको उत्पादन हुआ तो इन्होंने व्यापारिक गतिविधियां भी प्रारंभ कर दी। उत्तर वैदिक काल की जो संहिताएं हैं उनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो आर्यावर्त के जो लोग थे ये लोग पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार करते थे। उन पश्चिम एशिया में ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों का नाम आता है कि यहाँ से ये लोग जो है आयात निर्यात करते थे। आयात निर्यात का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय हुआ करता था। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, और वस्तुओं के लेन देन के माध्यम से इनके व्यापार अपने संचालित हुआ करते थे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई थी। इनके संदर्भ में तमाम जो है एविडेंस, साक्ष्य जो है वेदों के माध्यम से मिलता है, जिनका उसमें जिक्र किया गया है। एक पणि नाम का उल्लेख, पणि शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि व्यापारी के रूप में था, ये व्यापार करता था। पणि का उल्लेख, पणि को जगह उल्लेख किया गया है कि ये लोग पशुओं की चोरी भी करते थे, लेकिन जो प्रमुख रूप का जो कार्य था व्यापार हुआ करता था। इसके साथ साथ समाज में तमाम प्रकार के जो लोग थे वो अलग अलग व्यवसाय किया करते थे। जैसे लोह का काम करने वाले लोहकार होते थे, लकड़ी काम करने वाला बढ़ई हुआ करता था। बढ़ई के लिए तक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ई के लिए तक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। इसके पीछे वजह है कि जो बढ़ई होता था लकड़ी के रथ वगैरह बनाता था। अब चूंकि रथ का प्रयोग कौन करता था, राजा महाराजा किया करते थे, तो इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो थी वह बहुत अच्छी पोजीशन में थी या बहुत अच्छी थी। इसको राज की तरफ सम्मानित किया जाता था। इसके साथ साथ जो है जो सोने का काम करने वाले होते थे, स्वर्णकार, इनका उल्लेख मिलता है। चमड़े का जो काम करते थे उन्हें चर्मकार कहा जाता था। इस प्रकार से कुछ औद्योगिक लोग थे जिनको अलग अलग नामों से वहां पे जो पुकारा जाता था। ये लोग अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से व्यवसाय किया करते थे, और राज्य की तरफ से इनको जो है
प्रोत्साहित भी किया जाता था, इनको संसाधन उपलब्ध कराया जाता था और इस समाज में सारे के सारे लोग प्रतिष्ठित थे और इनके माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था संचालित होती थी। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक गतिविधियां थी वह अब काफी सक्रिय हो चुकी थी। आज जो है अब इन व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से अब आर्थिक रूप से सशक्त होना शुरू कर दिए थे। जब आर्थिक समृद्धि आना शुरू हो गई तो समाज में एक मूलभूत परिवर्तन आया जिसका प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ा। तो इसको हम आगे धार्मिक व्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं कि जब आर्थिक प्रगति हुई तो धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार का बदलाव आया। तो उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था पर हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी, इसमें क्या परिवर्तन हुए। धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम, उत्तर वैदिक काल, जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था, ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र। अब उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो हो गए प्रजापति। प्रजापति जिन्हें ब्रह्मा भी कहाता है, ये आर्यों के प्रमुख देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा कहाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर त्रिदेव की उपासना होने लगी। त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपासना होने लगी। ये तीन प्रमुख देवता हो गए। अब ऋग्वैदिक काल के देवताओं का महत्व यहाँ पर कम हो गया, इनकी भी उपासना मंत्रों के द्वारा होती थी। इसके साथ साथ अब याज्ञिक क्रियाएं प्रारंभ हो गई, यज्ञ का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो क्योंकि याज्ञिक कार्य जो पुरोहित वर्ग कराते थे, जो ब्राह्मण होता था, जो पुरोहित होता था, जो वेदों को पढ़ता था या वैदिक ग्रंथों को पढ़ता था, वह कर्मकांड कराता था। तो जब यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इस यज्ञिक प्रक्रिया में पुरोहितों की मांग बढ़ गई। अब लोग जो है अपने घर में तमाम प्रकार के यज्ञिक कर्मकांड कराने लगे। यज्ञिक कर्मकांड कराने से यज्ञिक कर्मकांड को समाज में एक सामाजिक क्रेडिबिलिटी या समाज प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा। इस तरीके से उस समय यज्ञ कराने की एक होड़, एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। जब यज्ञ करने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई तो लोग जो है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे। जब बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तो वहां पुरोहितों की मांग बढ़ी। तो पुरोहितों ने इस समय का फायदा उठाते हुए अब यज्ञ में जो दान दक्षिणा लिया करते थे उसका उन्होंने दाम बढ़ा दिया। जब दाम बढ़ा दिया तो इससे समाज में एक जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि उत्पादन कार्य में लगा हुआ जो वर्ग था, जो वैश्य वर्ग था, उत्पादन का कार्य तो वो करता था, लेकिन ज्यादातर उसका जो अर्थ था, उसके जो संसाधन थे वो पुरोहितों के पास जाने लगे। और इन्हीं के समानांतर जो राजा वर्ग था, जो क्षत्रिय वर्ग था, जो शासन करता था, उन्होंने विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लोगों पर इंपोज करना शुरू कर दिए, टैक्स लगाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से उत्पादन का अधिकांश भाग क्षत्रियों और ब्राह्मणों के पास जाने लगा। ऐसी स्थिति में जो उत्पादक वर्ग था अब उनके मन में कहीं न कहीं इनके प्रति एक दुर्भावना उत्पन्न हुई। इस दुर्भावना से ग्रसित होकर के इन्होंने इनके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दी। हालांकि लंबे समय तक चला, लेकिन आगे चलकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह जो दुर्भावना की जो भावना थी वह जो है एक मूवमेंट के रूप में स्थापित हुई, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहा जाता है, जिसे हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में कौन सा यज्ञ था और किस अवसर में किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रमुख यज्ञ थे। पहला था एक राजसूय यज्ञ, एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। यह जो है राज्याभिषेक के अवसर पे कराया जाता था। राज्याभिषेक जब नया राजा का होता था उसमें कराता था। दूसरा होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता था वह क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था। क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
तीसरा जो होता था वो वाजपेयी यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ का जो उद्देश्य होता था वो मनोरंजन हुआ करता था। राजा जब आखेट खेलने आता था, वापस लौटता था तो एक प्रकार के यज्ञ करता था। एक चौथा यज्ञ था, उसे बोलते थे अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, यह यज्ञ मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये एक फुल क्वेश्चन एनडीए में आता है, एनडीए सीडीएस में कहीं भी आ सकता है। इसमें एक तो आ सकता है मैच द फॉलोइंग, तो ये बिल्कुल कॉलम ए कॉलम बी के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना करके कि राजस्व यज्ञ के संदर्भ में कथन में कौन सा कथन सही है, या अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उस पे कुछ पॉइंट्स आएंगे। आगे जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बना करके आपको दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दें कि जब नए राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक के अवसर पर एक विशाल धार्मिक आयोजन कराया जाता था। उस धार्मिक आयोजन में पुरोहितों को बुलाया जाता था। वहां पर पुरोहित आकर के विभिन्न प्रकार के वैदिक कर्मकांड करते थे और उन कर्मकांडों के करने के बाद उस राजा में देवत्व की क्षमता आ जाती थी, जैसा कि जो मान्यता थी, और वह अभिषेक राज्याभिषेक कहलाता था। राज्याभिषेक के बाद राष्ट्रीय के बाद राज्याभिषेक उसका हो गया तो राजा अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी मतलब जो है विस्तार क्षमता को दिखाने के लिए एक घोड़े को छोड़ता था। अब घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता था, एक साल के बाद वापस आता था, तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र उस राजा के अधीन होता था, तो उसे अश्वमेध यज्ञ कहता था। उसका वाजपेयी यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था। तो राजा जो है साल के कुछ वर्षों में वह जंगलों में जाता था, शिकार खेलता था, वह उस शिकार के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करता था। तो यह एक मनोरंजन के रूप में इसका आयोजन किया जाता था। उसके बाद राजा घर वापस आता था तो फिर वह यज्ञ का बड़ा आयोजन करता था। और उसके बाद हर राजा जो है अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता था तो वह बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करके इस प्रकार की अपेक्षा करता था कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध तक आते आते समाज में याज्ञिक कर्मकांडों का व्यापक प्रचलन शुरू हुआ और उसमें प्रतिस्पर्धा हुई, और उसी प्रतिस्पर्धा का जो परिणाम था जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में आया। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ उसका कारण, उसका क्षेत्र, उसका परिणाम क्या हुआ, इस पर हम चर्चा